तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका अंतर्राज्यीय संबंध में अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य। देखिए व्यापार और वाणिज्य का क्या मतलब होता है, उसमें ये होता है कि जैसे भाई कोई भी एक स्टेट जो होता है वो दूसरे स्टेट के साथ क्या करता है, व्यापार करता है, वाणिज्य करता है। ठीक है, तो इंटर स्टेट जो है वो किस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं और उस ट्रेड के लिए हमारे संविधान में क्या क्या चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो वो इस जो ये जो टॉपिक है इसमें क्लियर कट एक चीज बताई गई है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि भाग 13 में चीजें जो है ये बताई गई हैं। और भाग 13 में जो है कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 301 आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, अब देखते हैं कि आर्टिकल 301 क्या कहता है। देखिए हमेशा क्या होता है, जो मूल आर्टिकल होता है, मूल आर्टिकल मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद जो आर्टिकल्स होते हैं वो उसकी डेफिनेशन बताते हैं या उसमें कोई भी अगर मान लीजिए कुछ भी चेंजिंग है वो चीज बताते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि मूल आर्टिकल क्या है। वो कहता है कि आर्टिकल 301 में कहा गया है कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य समागम स्वतंत्रता होगी। ठीक है, मतलब यह है कि एक तरीके से ट्रेड करने की, ठीक है, और आपका जो है मार्केटिंग करने की, ठीक, और मतलब ये सारी के सारी जो है ये स्वतंत्रताएं संपूर्ण भारत में होंगी। ठीक, किसी भी तरीके की कोई भी रुकावट नहीं होगी। ठीक है ना, आपस में सारे राज्य जो है वो व्यापार वाणिज्य वगैरह ही कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये जो आपको पॉइंट वाइज चीजें दिखती हैं ये वही हैं जो कि मतलब आपका समझ लीजिए 2 पेज 3 पेज करके जो ये पॉइंट निकलते हैं, क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही पॉइंटों से बनता है। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसका उद्देश्य जो है राज्यों के मध्य सीमा अवरोधों को हटाना। मतलब सीमा अवरोध का मतलब ये होता है कि राज्य एक दूसरे में जो कुछ बैरिकेटर्स लगा देते हैं ना, कुछ बैरियर्स लगा देते हैं, उनको हटाना तथा देश में व्यापार वाणिज्य तथा समागम के अबाध प्रभाव को प्रोत्साहित करना। मतलब आराम से चीजें जो हैं वो स्मूथली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है आ या जा सके। ठीक है ना, इसलिए ये इस आर्टिकल को जो है वो संविधान में डाला गया था। फिर ये जो आर्टिकल है ये इंटर स्टेट तो है ही, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए तो है ही आपस में। ठीक है, ये एक स्टेट के अंदर भी जो है वो सारे के सारे ये प्रावधान गई है। प्रावधान अंतर राज्य और राज्यों के अंतर के लिए भी है, मतलब इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों के लिए है। वो एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए भी है और राज्य के अंदर के लिए भी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, संसद राज्यों के भीतर तथा या राज्यों के मध्य व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकती है। देखिए अब एक चीज मैं बता दूं, यहां से स्टेटमेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जैसे स्टेटमेंट नंबर ऐसे बोल देगा वो ए स्टेटमेंट क्या बोलेगा कि भारतीय संविधान में राज्यों के मध्य व्यापार वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता है। ठीक है, बी दे देगा संसद, या फिर ऐसे बोल देगा राज्य विधानमंडल, ठीक है, राज्यों के बीच जो है वो व्यापार की स्वतंत्रता, व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो बिल्कुल गलत बात है ये, ए स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गया। क्यों? ए स्टेटमेंट में कह रहा है कि भारतीय संविधान में व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता है, बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 301 में कही गई है। लेकिन बी स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि राज्य विधानमंडल मतलब जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसको यह अधिकार है कि वो राज्यों के मध्य जो है व्यापार को जो है प्रतिबंधित कर सके। बिल्कुल गलत बात है, संसद को अधिकार है। ठीक है ना, हमारे जो पार्लियामेंट है उसको अधिकार है कि राज्यों के भीतर या राज्यों के मध्य व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकती है, स्टेट के अंदर भी और आपस में स्टेट के एक स्टेट से दूसरे स्टेट के मध्य जो है व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकती है। ये स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लेना। नेक्स्ट है आपका, राज्य की विधायिका राज्य के अंदर व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश किया जाएगा। अब यहां पे इसको समझ लीजिए, कभी कभी क्या क्वेश्चन दे देता है वो, ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से कौन सा जो आपका स्टेटमेंट है, वो 4 स्टेटमेंट दे देगा, पूछेगा कि निम्न में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से आर्टिकल से कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किए जाते हैं। ठीक है, उनमें ये भी है कि देखिए ये कह रहा है कि अगर कोई स्टेट की असेंबली, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में मान लीजिए एग्जाम्पल में बताता हूं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा एक जो है बिल लाती है और बिल के अंदर ये कहती है कि राज्य के अंदर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है,
कि भाई ये वाला जिला इस जिले से या फिर ये जिला इस जिले से जो है व्यापार नहीं कर सकेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा जो विधेयक होगा ये ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार आई और सीधे की सीधे जो है विधानसभा में आके बिल पेश कर दिया, नहीं। उस बिल को सबसे पहले उन्हें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति उससे अगर बोल देगा हाँ ठीक है, अब आप जो है अपनी विधानसभा में जो है पास कर सकते हो, विधानसभा में पेश कर सकते हो, ठीक है, तभी जो है राज्य की जो विधानसभा, राज्य का जो सीएम होगा या फिर राज्य की जो कोई भी मंत्री परिषद है वो आपका राज्य की विधानसभा में उसको पेश कर सकती है। मतलब फर्स्ट स्टेप तो यही है कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति होनी चाहिए ऐसे बिलों पर जो राज्यों के अंदर, अपने राज्यों के अंदर जो है वो व्यापार पर प्रतिबंध लगाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रीय परिषदें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इंटर स्टेट रिलेशन में, ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया था अंतरराज्यीय परिषदें, ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया क्षेत्रीय परिषदें। क्या है? यह एक संविधिक निकाय है। मैंने आपको बताया संविधानिक और संविधिक, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव जो आपकी बॉडीज होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी सिंपल डेफिनेशन है, इससे पहले वाली जो वीडियो उसमें देख लीजिए आप, ठीक है। क्या मतलब इसका? संविधिक निकाय है, इसे संसद के कानून, कौन सा कानून था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया है। समझ गए? मतलब ये जो बॉडी बनाई गई है, ये जो निकाय बनाया गया है, इसको किसके अंतर्गत बनाया गया? एक कानून पास किया गया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है, और 1956 सबको पता होगा, मैं बता चुका हूं। इस अधिनियम के तहत जो है हमारे देश में राज्यों का गठन हुआ था बाद में, ठीक है। तो संसद का ये कानून बनाया गया। इस कानून के अंदर, इस कानून के तहत क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई। क्या करती है क्षेत्रीय परिषदें? इस कानून ने देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया, ठीक है। देश को कितने क्षेत्रों में? ठीक है, 5 क्षेत्रों में विभाजित किया, लेकिन अब ये इनकी संख्या 6 हो गई है क्योंकि एक पूर्वोत्तर परिषद भी अब उसका गठन किया गया है, ठीक है। कि और उसमें क्या है? उसमें जितने भी आपके फिंगर स्टेट्स होते हैं, 6 फिंगर स्टेट जो होते हैं, वो आपके जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये जो स्टेट्स हैं इनको पूर्वोत्तर परिषद में दिया गया है। और अन्य जो हैं वो आपका देखिए, अन्य 5 कौन सी है? उत्तरी मतलब नॉर्थ, मध्य पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी, ठीक है। ये आपकी जो है प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है, ठीक है। मतलब कहने का यह है कि हर एक क्षेत्र के लिए हर एक मतलब अलग अलग क्षेत्र। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि हर क्षेत्र में, जैसे उत्तरी मैंने बोल दिया, तो उत्तरी में बहुत सारे स्टेट्स होंगे, ठीक है, जिन्होंने मिलके एक तरीके से आपका पूरा जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे मान लीजिए उत्तरी परिषद में आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, और भी अन्य सारे स्टेट। ये स्टेट आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ 5 क्षेत्र बोला है, 5 क्षेत्रों में तो देखिए 1 2 3 4 ये हो गई और ये 5वीं ये हो गई, ठीक है। पूर्वोत्तर परिषद 6ठी नहीं है, ये 5वीं ही है, ठीक है। आपसे मतलब क्वेश्चन ये नहीं आएगा, आपसे क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक होती है या फिर इसे किस कानून के तहत बनाया गया है, ठीक है। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है। देखिए मैं बताता हूं कि आपको प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में निम्न सदस्य होते हैं। निम्न मतलब कौन कौन से? अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय सरकार का गृह मंत्री। याद रखना, जो मैंने अंतरराज्यीय परिषद बताई है इससे पहले, ठीक है, उसमें अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसका अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री, ठीक है, केंद्र सरकार का गृह मंत्री। दूसरा है क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। मतलब मान लीजिए अगर 7 राज्यों को उत्तरी जो है परिषद में रखा गया तो 7 राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। फिर आपका क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्री, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए हर एक स्टेट से जो स्टेट्स आते हैं उसमें कोई 2 मंत्रियों को भी इसमें रखा जाता है। क्षेत्र के प्रत्येक प्रदेश के प्रशासक, मतलब जैसे यूनियन टेरिटरी जो होती है ना, यूनियन टेरिटरी में भाई प्रशासक ही करता है, तो यूनियन टेरिटरी के प्रशासक। उसके बाद है केंद्रीय गृह मंत्री, 5 क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक है। जितनी भी 5 क्षेत्रीय परिषद जो होती है उनका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्षता कौन करता है? वो होता है केंद्रीय गृह मंत्री। ये क्वेश्चन ना बहुत बार रिपीट किया गया है, ठीक है। उसके बाद है प्रत्येक गृह मंत्री क्रमानुसार, मतलब जैसे 7 या 8 राज्यों को मान लीजिए उत्तरी परिषद में है, फिर एक एक करके जो एक मुख्यमंत्री होगा वो क्रमानुसार 1 वर्ष के लिए परिषद का उपाध्यक्ष होगा,
ठीक है ना। अध्यक्ष तो गृह मंत्री होता है, उपाध्यक्ष होगा, ठीक है। एक साल मान लीजिए उत्तर प्रदेश का रह लिया, फिर एक साल मान लीजिए राजस्थान का रह लिया, एक साल उत्तराखंड का, इस तरीके से चलते हैं। क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य क्या होता है? ये होता है राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रों के बीच सहभागिता, समन्वयता को बढ़ाना। मतलब कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, दो वर्ड है, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन, ठीक है। इन दोनों को जो है कैसा, स्टेट, यूटी, यूनियन टेरिटरी, और आपका जो है सेंटर, ठीक है, इन तीनों के मध्य आपस में जो है कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन आपका बढ़ाना, ठीक है। ये केवल चर्चा करने के लिए तथा परामर्शदात्री निकाय, मतलब एक तरीके से यह है कि इसकी जो रिकमेंडेशन होंगी वो बाध्यकारी नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि धमका के, डरा के स्टेट को और नहीं आपको तो लागू करना पड़ा, ऐसा नहीं है। सिर्फ चर्चा करने के लिए है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में जो आपस में एक दूसरे से बात करने से, चर्चा करने से जो है सुलझ जाती हैं, ठीक है। और ये परामर्शदात्री मतलब एक तरीके से आपको परामर्श दे सकता है, लेकिन आपको जबरदस्ती लागू नहीं करवाना। मतलब ये जो है बाध्यकारी बिल्कुल भी नहीं है, कंफ्यूज बिल्कुल मत करना, ये बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका खत्म हो गया इंटर स्टेट रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो आएगा राष्ट्रपति। धन्यवाद।